स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। जंगल के बारे में अनुभव करेंगे, वनों के बारे में अनुभव करेंगे, पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है, धरती में कैसे जाता है, तापमान कैसे कम होता है, मिट्टी कैसे बनती है, प्रदूषण कैसे कम होता है, कौन कम करता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, है ना। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। लावा घोगरी फॉरेस्ट। हाँ बिल्कुल, पीछे जाओ, थोड़ा तो पीछे जाओ, एक बार ले लेते हैं तुमको अच्छे से। हाथी, मोर, है ना, और क्या क्या रहता है, और एक एक करके बताओ, जोर जोर से आवाज। एक साथ हिरन, है ना, और वहाँ पर कोई चक्र नहीं, थोड़ा बहुत चक्र चलता है, ऐसे सूख साख जाता है सब पूरा, है ना। न तो वहाँ ऑक्सीजन मतलब इतनी सूख सकती है भयंकर, है ना। पानी के लिए अपन दूर दूर जाते हैं, है कि नहीं। अपन मेरे ख्याल है कि अब मैं भी कहीं बैठने वाली जगह चाहिए, है ना, वो वहाँ पर भैया हाँ, उधर आगे जाना ही नहीं। इसको बोलते क्या है, भ्रमण और नेचर ट्रेल। क्या बोलते हैं? तो जब आप जाओगे तो आपको कैसे बताना है, जैसे आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो ऐसे बताओगे, ये नहीं कि जंगल गए थे। जंगल क्यों गए थे, लोटा लेकर गए थे क्या? नॉट लाइक, है ना। क्या बताना, नेचर ट्रेल गए थे। कहाँ गए थे? नेचर ट्रेल। सुनने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए ना, आप बताओगे घर जाकर। मम्मी को बताओगे मैं जंगल गए थे, बोले क्या करके आई तुम जंगल जाकर, लकड़ी भी इनके लाई हो क्या, ये बोलेंगे। आपको बताना, जमीन भी कट के जा रही है हमारी, और यहाँ जंगल है तो चलो ठीक है। जो खेत हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत जगह पे, अधिकांश जगह पे पेड़ नदी नालों के किनारे वाले काट रहे हैं। वो पेड़ को कभी नहीं काटना, और ये मतलब आने वाले दिन में इसके लिए जैसे कि अभी स्वच्छता आंदोलन चला, तो ऐसी कोई आंदोलन चले, नदियों के किनारे पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? उसका कारण ये है कि जैसे देखो उनका खेत तो बर्बाद होता जाएगा, कटते जाएगा बढ़ते जाएगा। केवल और केवल पेड़ पौधे ही रोकते, कटाओ तो उसमें बिल्कुल घना होना, तो घने
मिट्टी के कटाव को वहाँ ज़्यादा कौन रोकेगा? और नदी पेड़ पौधे, कौन से पेड़ पौधे ज़्यादा है? जैसे करंजी और क्या कहते हैं अपने बांस है ना, बांस है और दीगर ये जामुन भामुन भी जो पीछे से किनारे है, और ऐसे पेड़ पौधे रोकेंगे है ना। उसके लिए भी निश्चित रूप से एक दिन आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैसे सुनते ही है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नदियों के किनारे पेड़ पौधे रखना। जैसे हम लोग मैंने बताया ना, चौड़ी पत्ती छोड़ देते हैं, कुछ भी ऑपरेशन नहीं करते। इनमें आप देखिए ये तो नदी के अंदर, लेकिन फिर भी ज़मीन पर 12 महीने पानी नहीं देता। कुछ ये कौवा के पेड़ क्या होता है? कौवा को अर्थ होता है। उसकी छाल जो है जब किसी व्यक्ति को हृदय की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कहा, ठीक है, ऐसा तो इसकी छाल ये काम है, औषधि वाला पौधा है ना। तो क्या है इधर वो कहाँ जाके पीछे उधर का मुँह करके किसने बोला बैठे जरा चलो जरा है कि नहीं आए आप लोग? उस पर घोंसले हो रहे, अब हमारा वो भी सब खत्म। उनमें दोनों में पानी ज़्यादा दिनों तक रहता था, हमारे मवेशी पीते थे, जंगली जानवर पीते थे, वो भी खत्म हो रहा। तो क्या हुआ? मिट्टी आई, अब वहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो पानी गिरा ज़मीन में और वो नीचे। यहाँ पर भी सब पूरा पानी नीचे जा रहा है क्योंकि पेड़, अब वो नीचे जाएगा तो ज़मीन में जाएगा है ना। तो पानी जून में चालू होता है, बरसात हो रहा जून में चालू, जून में गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा 15-20 दिन में, तो धरती क्या होती है? अगर अच्छा गिर गया पानी तो धरती सरोवर हो जाती है, सरोवर होती है धरती, संतृप्त बोलते हैं जिसको, सेचुरेटेड। और वो उसके बाद में वो पानी फिर कहाँ जाएगा और गिरेगा तो वो तो फिर वो कहीं ना कहीं से निकालेगी पानी इधर। तो क्या होता है आप लोगों ने पानी जैसे अपन चलते कि नहीं इधर आपके रोड से चलते हैं या कहीं जाते हैं अपन देखते हैं तो रोड के किनारे पतझड़ निकलती है, पतझड़ निकलती ना, पहाड़ ऐसा है तो पतझड़ ऐसे नीचे से दिखाई देती है। ये पतझड़ जो है नदी नालों में जाती है, पहाड़ है कि नहीं, पहाड़ हो या ये प्लेन क्षेत्र हो, इसकी पतझड़ जो है इसमें पानी अंदर जाएगा तो वो जब बिल्कुल पानी तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा सरोवर हो मिला के जाएगा चले तो मिला के चले। अब ये पतझड़, यही पतझड़ जो है वो नदी में बाहर और वही पानी जो वर्षा का पानी है वही है, लेकिन वर्षा के पानी को जमीन के अंदर डालना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो केवल और केवल पेड़ पौधे करते, केवल और केवल पेड़ पौधे, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब आजकल मतलब नियम बने हैं कि हम जो घर बनाते हैं तो वहाँ हम एक गड्ढा बना दें, पूरा पानी वहाँ आ जाए तो नीचे, वो भी अच्छा है, वो भी लेकिन वो कितने गाँव, बाकी ज़मीन तो खुली है ना, बाकी ज़मीन खुली है, उसमें तो पेड़ पौधे ही करेंगे, अंदर पानी डालेंगे है ना, बोले। अब ये कब तक के रहेगा भैया? कब तक के? जब तक के मतलब वो पतझड़ रहेगी तब तक ये चाहे वो नदी का हो चाहे नालों। इस तरह से कुएं में भी यही पानी आता है ना, कुएं में भी यही पानी आता है। यहाँ से भगाने की तैयारी तो बहुत भारी, कुएं में भी वही पानी आता है पतझड़ वाला। ये पतझड़ कब तक चलेगी? पतझड़ जब तक ही चलेगी जब तक पानी उसमें पृथ्वी में सरोवर रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर के नाले हैं वो पहले सूख जाते हैं, तो उनकी पतझड़ का कैसे क्यों बंद हो जाती है? आप लोग बैठ सकते हैं। अभी तक के जितना बताया आप लोग, क्या बताया था कि ये देखिए कितनी बुरी तरह से मिट्टी को पकड़ के रखा है, बुरी तरह से क्या अच्छी तरह से है ना, जाने नहीं दे रहा है। उधर भी देखो आप, वो देखो वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो बताया था कि भाई मिट्टी को केवल और केवल मिट्टी को रोकने वाले कौन है? ठीक है, अब इस सर को तो बताएंगे आप। अच्छा चलिए, आज का अंतिम अध्याय, ये आपकी पूरी पहाड़ दिख रहे हैं, इधर भी पहाड़ दिख रहे हैं है ना। कैचमेंट एरिया का नाम सुना है क्या आपने? कैचमेंट एरिया नहीं सुना ना? उसको हिंदी में कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। अब चलो जल ग्रहण क्षेत्र को भी गोली मारो और कैचमेंट एरिया को भी गोली मारो, ठीक। अब बिल्कुल अपन सरल भाषा में जाते हैं। ये इस नदी में या इससे जुड़े हुए जितने नाले हैं
इस नदी में, कन्हान नदी में और इस नदी में जुड़े हुए जितने नाले हैं, उन नालों में और इस नदी में जहाँ जहाँ का पानी आता है, अब ये पहाड़ गया तो उधर दूसरी नदी में जाएगा या दूसरे, ये जहाँ जहाँ का पानी आता है वो उस नदी का या उस नाले का क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, है ना। तो ये इसलिए मैं नाम आपको मतलब बता रहा हूँ मैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने मतलब जो पेड़ पहाड़ आ रहे हैं उनमें सब में पेड़ पौधे बहुत अच्छे घने होना, तब जाके इसमें मतलब जो मैंने बताया ना आपको, पानी नीचे जाएगा, बताया ना, पेड़ पौधों के माध्यम से नीचे जाएगा, रिचार्ज होगा, फिर वो पत्थर के माध्यम से निकलेगा आएगा। तो ये अगर मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सघन होंगे, तो ये हमारी नदी हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। तो हमको, हमारे वन्य प्राणियों को साल भर पानी मिलेगा। उनकी 89-90 तक के बताया था मैंने आपको, ये हमेशा जिंदा रहती है। तो कैचमेंट एरिया को जरूर जानो कि ये जलग्रहण क्षेत्र जितने मतलब जितने जगह का पानी आता है, जैसे आपके यहाँ कोई नाला बहता है तो वहाँ पर जितने जगह का पानी आता है वो नाले का जलग्रहण क्षेत्र हुआ या कैचमेंट एरिया हुआ, ठीक है ना। तो ये इसलिए बताया मैंने कि ये जो अपन जो पानी की बात कर रहे थे ना, पानी कब तक रहेगा, तो हमको ये बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर पेड़ पौधे कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ नहीं है वहाँ पर लगाना चाहिए। आप नहीं लगाओगे तो देख के बताओ कि यहाँ नहीं है, वन विभाग वाले को बताओ, है ना। तो अब अपन प्रस्थान करते हैं अपने कैंप पे। आपने लगे बुझाव हो गए बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे मतलब इतने ज़्यादा पेड़ मरे इसके, वो विलुप्त होने की कगार पे आ गए। विलुप्त होना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसलिए उसको उसका ड्रोन निकालना ही बंद है ना। अभी मैंने पूछा, जो मुझको मतलब 3 साल पहले की मतलब मेरी जानकारी में आया था, अभी इन्होंने बताया कि ड्रोन निकालने के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल 101% नहीं है। तो वो बहुत टॉक्सिक होती है, उधर जहरीली होती है। वो दवाई अगर कट लगाते हैं और वो दवाई डालते हैं, वो उस दवाई का नाम, इंजेक्शन का नाम तो मुझको मालूम है, इथोपेन पैराक्वेट। वो इंजेक्शन लगा के वो ज़्यादा 4-5 गुना उससे गोल निकलती है। और दवाई जो होती है जो टमाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ना, जो सड़ता है जल्दी टमाटर, उसको प्रोटेक्ट करने की जो दवाई होती है उसका स्प्रे किया जाता है टमाटर, वही वाली दवाई डालती है ना। इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है कि मतलब हमारे जो गोल के झाड़ है, जो बहुत सारे दवाई और जैसे जो मैंने बताया जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, यानी विभिन्न प्रकार की वो भी प्रजाति कम हो रही है, और वो हमारा जो गोल जो दवाई बनाने का काम आता है वो भी कम हो रहा है ना। तो ये मैं हमारे एसडीओ साहब आए हैं, आप तो सारे मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एसडीओ साहब हूँ, विजेंद्र कोबरागढ़ नाम है। और आज के अनुभूति कार्यक्रम में जैसे सर आप लोगों के साथ में हैं, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं। देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ आप लोग लिख भी रहे हैं, अपने साथ में जानकारी भी ले रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है अनुभूति कार्यक्रम, ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मतलब ये कार्यक्रम जिसकी तरफ से हुआ है वो वन विभाग की तरफ से किया गया है और लघु वनोपज संघ की तरफ से इसके लिए इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यहाँ की जो भी व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, आप मैडम से मिल गए हैं, है ना, रेंजर मैडम, और हमारा सारा स्टाफ है यहाँ पर ना, उन लोगों के साथ में। और जैसा सर ने भी बताया होगा कि अनुभूति कार्यक्रम जो है बच्चों के लिए विशेष तौर पे है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए है। और ये किस संबंध में है, कुछ आइडिया किस लिए रखे हैं अनुभूति? हाँ, मैंने जो बताया बताओ। हाँ, अनुभूति का मतलब ही है अनुभव करना, है ना। अनुभूति का शब्द अनुभव करना। अब चूंकि हम जंगल के अंदर है तो यहाँ का अनुभव कर, है ना। अगर हम कहीं दूसरी जगह होते, शहर के अंदर होते तो हम अभी जंगल में हैं, इसलिए हम जंगल की बात करेंगे। और बच्चों को इसलिए लिया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले समय जो था वो गांव के लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों का बहुत बड़ा महत्व रहता था, है ना। आज के समय में क्या हुआ है, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। अभी कोविड-19 हुआ था तो पता चल गया ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है ना। तो ये प्रकृति हमको बता रही है कि आप लोग कुछ नहीं हो,
है ना। सब कुछ क्या है? प्रकृति, और प्रकृति के सामने सब लोग बराबर है। और यही अनुभव दिखाने के लिए हम आपको लाए हैं कि जंगल भी जो है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, वनों के बगैर हम नहीं है और हमारे बगैर है ना। हम सुरक्षा करेंगे तो जंगल आगे बढ़ेगा, और जंगल आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सर बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने, और बहुत सारी जानकारी भी आप लोग लिख रहे हैं, है ना। इसके बाद में जो भी सर जानकारी देंगे उसके संबंध में आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर भी होगा, पूछेंगे ओपन क्विज, है ना। तो जो जानकारी ले रहे हैं, जानकारी ऑक्सीजन पैदा करता है। दूसरा, इसमें इसके फल आते हैं। यस सर, फल खट्टे मीठे लगते हैं। यस सर, मैंने खाया, बाजार में मिल जाते हैं, जल्दी से लेके आ जाते हैं। दूसरा, ये पेड़ इससे बहुत अच्छा लाख बनता है। इसका लाख बहुत बहुत ज़्यादा ये महंगा बिकता है, ठीक है ना। क्या भाव बिकता है? मोर डोंगरी वगैरह जो है ना, यहाँ पर इधर होता है। हम लोग बहुत अच्छे स्थान पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है ये कन्हान नदी का किनारा है, यस सर। है ना। अब एक बात बताइए, पहले हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, ये कन्हान नदी जो है पहले कब तक बहती थी, कब तक लगातार बही है? लगातार बहना उसका चालू था, नहीं पूरे साल कब तक बही है, कौन से सन तक बही है, ये तो मैं बताता हूँ। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन ये यहाँ पर कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? तो सुन रहा है नहीं आप लोगों ने? नहीं। खैर मैं बहुत, ये सन 1989 तक, 1989 तक ये नदी, इसकी धारा नहीं टूटती थी, पूरी बहती थी, ठीक है। पेंच नदी के भी यही हाल थी, और हमारी बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे मैं पातालकोट गया था, तो पातालकोट में लोगों से पूछा कि ये नदी जो तुम्हारे यहाँ जाती है, ये इसमें पानी कब तक, अभी नहीं रह रहा है, तो पहले रहता था क्या? तो बोले पहले पूरे 12 महीने बहते। कहीं पर भी आप किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो ये आपको सुनने को मिलेगा कि ये नदी पहले 12 महीने शांत, बिल्कुल शांत। अच्छे से बेटे, तो तुम लोग छोटे हो फिर भी मतलब बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, है ना। ये नदी, सभी नदियाँ ऐसी क्यों हो गई, क्या कारण बताइए? तो वनो क्यों? देखिए आप बराबर ध्यान देना, सुनो ध्यान देना। क्या नदियों में और बहुत सारे नालों में, छोटे नालों सब में पानी जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी इसकी धारा बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्या बात? पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? पेड़ पौधे बारिश की जो पानी की भाप ऊपर जाती थी, पेड़ पौधे बादलों को आकर्षित करते थे। वो तो बारिश की बात है, वो भी बताऊंगा मैं, है ना। आप लोगों को दूसरी बार बताऊंगा। अभी तो पानी की बात आ रही है, तो मतलब जो है ऐसा हुआ। और जल्दी बताओ, और कुछ दिमाग लगाओ। मौसम तो बदल रहा है, वो तो इसके कारण है, पेड़ पौधे कटने के कारण। देखिए ध्यान से आप सुनना, बिल्कुल, है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि पानी गिरता है और नदी में आता है, और बासमती ऊपर नहीं, पानी वही नदी में पानी रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो कैसा है बताओ? है ना। छीन के पेड़ भी देखे होंगे ना आपने? ये पेड़ जो है छीन के पेड़, और कभी कभी कुओं में कुछ झाड़ियाँ रहती हैं, उनमें घोंसले निकलते दिखते हैं, देखे? गाय के होते हैं, गाय के घोंसले होते हैं। कौन बनाता है इनको? ये जो घोंसले, कितने बहुत सुंदर बुनाई होती है, घोंसलों की जो बनाई है बहुत ही सुंदर होती है। ये घोंसले
एक बया, उसका नाम बया लिख लो, बया नाम की चिड़िया बना, बया नाम की चिड़िया, बया है ना, बया नाम की चिड़िया बना। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचि वाला प्रसंग है ये। क्या होता है इसमें नर और मादा होते हैं, इधर इधर नर और मादा होते हैं, दोनों पेयर में रहते हैं, दोनों पेयर में जोड़े में रहते हैं। नर जो है क्या करता है, घोंसला बनाता है, नर घोंसला बनाता है ना, और मादा जो है उस घोंसले का सुपरविजन करती है। मतलब जब उसने आधा घोंसला बनाया तो मादा जाके देखती है, ठीक है ना, देखती है कि कैसा बना। सुपरविजन का क्या मतलब हुआ, काम कैसा हो रहा है। तो काम अगर उसको पसंद नहीं आया, अगर मादा को ये घोंसला पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगी, उसको ना पसंद करेगी, तो फिर वो जो मेल है, वो जो नर है, उसको दूसरा घोंसला बनाना। अगर दूसरा घोंसला भी पसंद नहीं आया तो तीसरा घोंसला, और चौथा घोंसला भी अगर पसंद नहीं आया तो फिर वो मादा क्या होती है कि चिढ़ जाती है और उसको, वो घोंसले को तो छोड़ती है, उसको भी छोड़ देती है, मतलब उनमें विच्छेद होगा, ठीक है ना, विच्छेद होगा। फिर वो मादा क्या करती है, दूसरे नर को देखती है, कि मतलब जो अच्छा बनाएगा, वो जो अच्छा घोंसला बनाएगा उसके साथ रहेगा, ठीक है। ये मतलब कैसा कैसा लगता है, पक्षी भी इतने मतलब समझदार होते हैं। अच्छा, एक पक्षी, तुम इधर आओ, यहाँ पर बैठो, इधर आओ, इधर आओ, तुम बोल रहा था, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। एक पक्षी का नाम लिखो, आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न। ये प्रवासी पक्षी है। हमारे यहाँ पर जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन देश है, और जैसे मतलब इसमें साइबेरिया है, रशिया है, रूस है ना, तमाम ऐसे देश है। वहाँ से जो है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और तापमान जो है 0 से भी नीचे जाता है, 25 डिग्री नीचे चला गया, 20 डिग्री, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ जो पक्षी रहते हैं वो पलायन करते हैं, और वो हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे यहाँ के बड़े बड़े तालाबों में, चाहे इसमें भी जहाँ डोर रहते हैं, इनमें भी दिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर रहते हैं, और जब वहाँ ठंडी कम होती है तो फिर यहाँ से वहाँ चलते हैं, ठीक है ना। उसमें एक आर्कटिक टर्न पक्षी, बहुत सारे ऐसे पक्षी है ना। तो आर्कटिक टर्न पक्षी एक बार में 96,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। कितना? 96,000 किलोमीटर तक। और अपने पूरे जीवन काल में 24 लाख किलोमीटर चलता है। 24 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। 24 लाख, है ना। ये इतनी दूरी है कि हम चंद्रमा पर अगर जाते हैं तो जाके 3 बार वापस हो सकते हैं। 24 लाख किलोमीटर 3 बार जाके 24 लाख, कहने का मतलब 24 यानी चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर के आसपास दूर है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात सोचने वाली है, ये 96 किलोमीटर लगातार उड़ता है तो खाता क्या होगा और सोता कब होगा? तो उसका जवाब ये है कि वो उड़ते उड़ते कीटों को खाता है, बहुत सारे कीटों को उड़ते उड़ते खाता है। ये तो उसकी खाने की समस्या हल है। आराम और सोना भी बहुत जरूरी है ना। तो अब वो सोता कब है? उसका जो दिमाग होता है ना, ब्रेन होता है ना, उसके 2 भाग होते हैं। ब्रेन के 2 भाग होते हैं, आँख तो 2 होती है। तो कुछ समय के लिए
एक भाग सोता है, एक आंख बंद हो जाता है, और कुछ समय के लिए एक भाग सोता है और ये दूसरी वाली आंख बंद। ठीक है, लगाना अद्भुत है ना। ऐसा कोई दो दिमाग वाला कोई है नहीं, है ना। और सबके एक ही दिमाग होते हैं। तो पक्षियों के बारे में अब अपन आ रहे हैं। आसपास सब पूरा जंगल है, और ये स्थान मैं पहले भी देखा था, ये खाली था, यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। तो कोई बता सकता है, हमारे वन कर्मचारी भी है, बता सकता है कि यहाँ आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं थे पहले से। देखिए, पेड़ पौधे तो चट्टान में भी आ जाते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है, मुरम वाला है, तो मुरम वाला स्थान से ऐसा कुछ वो नहीं है कि पेड़ पौधे नहीं रहे। आप लोग कारण बताएं कि आखिरकार क्या हुआ होगा। अच्छा, और वन विभाग वाले बताएं, क्या लकड़ी इतने से स्थान से काटी होगी क्या? अगल बगल भी बहुत है, उधर उधर है, इधर तो गांव नहीं है, उधर काट सकते हैं। हाँ, बताएं, जल्दी बताएं भाई, अंदाज करके बताएंगे ना, कोई क्या हुआ होगा ऐसा यहाँ। चलिए, मैं बताता हूं। यहां पर पहले के बहुत पुराना जमाना, 1972 के पहले कोयला बना करता था, लकड़ी का कोयला। जब उसको दो कोयले टकराते थे ना, तो टन टन करके आवाज आती थी, जैसे लोहा बना, ऐसा कोयला बनता था। और ये कोयला बनाने वाले कहाँ से आते थे? राजस्थान। तो या तो ये कोयला बनाने का भट्टा वाला स्थान रहा होगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, यहां पर पहले के जमाने में, अब वो प्रथा समाप्त हो गई है, हेटी या ग्वाड़ी। हेटी या ग्वाड़ी, ये मतलब जो हमारे जो गौरी समाज के लोग हैं, उनके पास बहुत सारी भैंसें, गायें हुआ करती, विशेष तौर पर भैंसें। तो ये परंपरा जो है अब्दुल्लागंज वाले जंगल में भी मतलब सुनने को मिलती है, और भी बहुत सारे जंगलों में सुनने को मिलती है। बालाघाट के हैं, यूनी के हैं, बैतूल जिले में है, छिंदवाड़ा जिले के बारे में मैंने अभी फिलहाल नहीं सुना, लेकिन ये पुराने समय में परंपरा थी। होता क्या था कि जैसे ही जून का महीना आता था, जून का महीना जैसे ही आता था, तो वैसे ही सारे के सारे जो मवेशी है वो जंगल में लेके, जो गौरी लोग हैं, जो चरवाहे हैं, वो लेके चले जाते। अब उसमें क्या होता था कि 50-100 भैंस एक कैंप में रहती थी, वो कैंप लगा लेते थे। तो उस समय क्या होता था कि वो प्रतिबंध नहीं था। हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि जहां बंदकूप होते थे, तो बंदकूप में मतलब वो घुस नहीं सकते थे। बंदकूप तो आप समझते हैं अच्छी तरह, जहां पर चराई प्रतिबंधित रहती है, तो वो लोग कैंप लगाते थे। तो इतना जो भाग है जहां मवेशी बैठती है बार बार, तो निश्चित रूप से वो खाली हो जाता है ना, वहां पर कुछ आता नहीं है। अब कैंप उनका कैसे लगता था कि बीचों बीच वो एक खटिया नुमा, मतलब एक धुनी और वो बलियां डालकर और घास डालकर वो लोग जो है उसको मतलब एक बिछौना टाइप का बना लेते थे, है ना। और बरसात के दिनों में, जब उस समय 2-2 महीने की बरसात हुआ करती थी लगातार, तो वो बरसात के दिनों में वहीं रहते थे। कैसे रहते थे कि वो सोते उस पर थे, वो घास यानी जो खटिया नुमा रहती थी ना, जमीन से करीब 1 फीट 1.5 फीट ऊंची रहती थी, उसके ऊपर सोते थे वो। पुराने जमाने में कंबल हुआ करते थे, काले कंबल। तो वो काले कंबल, नीचे से भी कंबल डाला, ऊपर से भी कंबल डाला, पानी कितना भी आता रहे, सब पानी नीचे, वो जरा सा भी पानी उनके शरीर को नहीं टच करता। ठीक। दूसरा, अगर पहले टाइगर तो हर जंगल में हुआ करते थे, टाइगर आया तो वो बीच में रहते थे, और मवेशी सब पूरी जितनी भैंसें रहती थी पूरे उनके आसपास। टाइगर की ताकत नहीं थी कि वो हमला करता, ना मवेशी पे हमला कर सकता था वो, और ना
चरवाहे क्यों नहीं करता? क्यों, ऐसी क्या बात क्यों नहीं कर सकता था? इसलिए कि जो भैंसे जो है अगर उस पर एक साथ हमला कर देगी तो निश्चित रूप से उसको भागना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चाय गाय की बनाते थे, उनके पास गुड़ रहता था, दूध भी रहता था, ठीक है ना। लेकिन वो अंतमोल होता है ना, कोपरा जड़ बोलते जिसको, वो उस जड़ की चाय पीते थे, तो वो निश्चित रूप से जंगल का बहुत नुकसान करते थे, है ना। तो इस तरह से वो, क्योंकि जैसे वो मवेशी अपने यहाँ पर है तो ताजा का पाला काट लिया, केकड़ का पाला काट लिया और ये सब पूरे मवेशी को खिलाते, तो बहुत ज्यादा नुकसान। ये फिर इस पर प्रतिबंध लगाया गया और ये आजकल प्रतिबंध। मैं इसलिए बताया ये बात कि मवेशी जो है हमारे जो होते हैं वो जंगल का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, है ना। क्यों नुकसान करते हैं? वो मवेशी काट डालते हैं, चरवाहे काटते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, चरवाहे तो काटते ही, उससे भी नुकसान होता है। लेकिन क्या होता है कि जब मवेशी किसी भी जंगल में बार बार जाते हैं तो जो बीज से उगे वाले जो पौधे रहते हैं, बीज से उगते हैं ना जंगल में, तो वो भून देते हैं। और कुछ मवेशी ऐसे रहते हैं जो नोच नोच के खा लेते हैं। बकरी, भेड़ सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, कि खा लेती है उसको। और उसके बाद में उसको कुछ नहीं आता, बार बार चलने से जमीन जो है बहुत ज्यादा टाइट है, कड़ी, तो फिर उसमें अगर कोई बीज गिरता है, हम फसल बोते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो लक्कर पकड़ चलाते ना, तो लूज होना चाहिए ना सॉइल, जमीन जो है लूज होना चाहिए, उसी में बीज जाता है तभी उगता है। तो वो बीज अगर गिरता भी है ऐसी जमीन पर तो नहीं होता। हर पेड़ की जैसे हमारी उम्र होती है ना, हर पेड़ की उम्र होती है, निश्चित उम्र बाद वो मर जाता है। अब मान लो ऐसे स्थान पे जहाँ मवेशी बार बार जा रही है और वहां पर अगर जो पेड़ है, बुजुर्ग पेड़ है, वो मर गए और बीज से उगे हुए पेड़ नहीं है, तो वहां का जंगल कहाँ, ठीक है ना। अब चलिए, चूंकि ये स्थान मुझको याद था, यहाँ पर ये खाली स्थान था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब अपन भ्रमण के लिए प्रस्थान करता हूँ। खड़े हो जाइए आप लोग। ये जो दिख रही है आपको, ये पत्तियाँ दिख रही है और नीचे सूखी दिख रही है। उधर वो पीछे जंगल में भी बहुत सारी, ये तो थोड़ा सा नदी किनारे आ गया था, उधर कुछ पत्तियाँ सूखी पड़ी हुई है ना। तो ये सूखी पत्तियाँ जो है ये पड़ी क्यों है अभी, और ये कब तक पड़ी रहेगी? ध्यान से सोच के बताना, कब तक पड़ी रहेगी और इसका बाद में क्या होगा। ध्यान से, ये पत्तियाँ ये पड़ी हुई ये पत्तियाँ जो नीचे गिरती हैं, ये पत्तियाँ, ये जंगल दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी पत्तियाँ दिख रही हैं। तो ये पत्तियाँ जो पड़ी है ये कब तक पड़ी रहेगी और इसका बाद में क्या होगा? बारिश तक। और बरसात के बाद क्या होगा? सड़ जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, पत्तियाँ सड़ेगी। सड़ने के बाद क्या होगा? खाद बन जाएगा, मिट्टी बनेगी, खाद बनेगी, है ना। मिट्टी जो हमारा, हम जो खेतों में खेती करते हैं, तो मिट्टी कहाँ से बनती है? कहाँ से बनती है? मिट्टी कहाँ से बनती है? सड़े गले पत्तों से, यानी कुल मिला के वनस्पति, है ना। अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे हम खेत है तो खेत में खेती करते जाते हैं, है ना। हमको लगता है कि हमारे खेत में मिट्टी है, लेकिन उसमें हम फसल बो तो ऐसा लगता है फिर होती नहीं, वो तो लगता है कि बंजर हो। सर उसका आवाज़ नहीं रही, तो वो रहती हो रह जाती है। तो ऐसा बार बार हम फसल लेते हैं। फिर आजकल हम वो रसायन का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का, तो वो पूरा उसका जमीन को मतलब उसमें से पूरा खाद निकाल देते हैं, है ना। तो जमीन में खाद हम सोचते हैं कि नहीं यार अब तो हमको गोबर खाद डालना चाहिए, है ना, या कापू मिट्टी डालना चाहिए। कापू मिट्टी कहाँ होती है? तालाबों में होती है, तालाबों में आगे ले जा हमको। तालाबों में कापू मिट्टी, वो कहाँ से आती है? कापू मिट्टी कहाँ से आती है? आगे कर जंगल से ही, और जहाँ जहाँ पत्तियों की खाद रहती है वही बह के जाती है, वो भी मिट्टी। अब अपन गोबर की खाद डालते हैं,
है ना। गोबर कहाँ से आता है? गाय क्या खाती है? वो भी वनस्पति। तो कुल मिला के जो मिट्टी जो है, मिट्टी केवल और केवल जो झाड़ पेड़ और जीव जंतु जो सड़ते हैं ना, उससे ही बनती है। और इसके बनने की प्रक्रिया 1000 साल में इसकी सी बनती है। और अगर मान लो हमने झाड़ पेड़ काट दिए तो 1 घंटा भी नहीं लगता, पूरा बह गया, ठीक है ना, पूरी बह गई। तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया 1000 साल लगते हैं उसको, तो 2 सेंटीमीटर की परत होती है। और बनाते कौन है? केवल और केवल पेड़ पौधे की पत्ती। और ये सड़ने से बनती है ना। अब सड़ाते कौन है भाई इसको? क्या कौन सड़ाते हैं? बोलो बोलो। ईट क्या बोलो? अच्छे से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ, छोटे छोटे केचुआ तो अलग, एक जो सड़ाने वाले हैं ये छोटे छोटे बैक्टीरिया है और फंजाई है। बैक्टीरिया फंजाई मतलब कवक, है ना। तो ये सड़ाने वाले ये कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर। अब आपने बोला कि ये जब बरसात आएगी तब सड़ेगी, तो गर्मी में क्यों नहीं सड़ती भाई? क्योंकि पानी नहीं रहता। तो पानी नहीं रहता तो पानी क्या जादू करता है? ऐसा नहीं है। पानी जब गिरता है, जब नमी होती है इसमें, तो वो जो बैक्टीरिया और जो फंजाई है उसके बीज रहते, वो एक्टिव हो जाते, वो क्रियाशील हो जाते और वो फिर सड़ाते हैं। और जैसी गर्मी आती है वो रिस्की होकर अंदर चल जाती है जमीन के अंदर, है ना। तो फिर वो सड़न की प्रक्रिया। अब मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो सड़ाने वाले हैं, हम सोचते, हमने कभी सोचा है कि ये सड़ाने वाले हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? तो ईमानदारी से बताना। नहीं सोचा ना? जो सड़ाने वाले जो जीव है छोटे छोटे, अगर ये नहीं रहेंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं तो हर बात के लिए मतलब जो बहुत सारी बातें हैं, जो हमारे जो पूरे संसार में, पूरा संसार जो है और इसमें जितने भी जीव जंतु और जितनी वनस्पतियाँ हैं, ये सब एक दूसरे से पर निर्भर है ना। अब अपन बोलते हैं कि सड़ाती है तो होती होगी, सड़ाती होगी, लेकिन अब मान लीजिए कि पत्तियों को ना सड़ाए, जानवरों को ना सड़ाए, तो मांस वैसे ही पड़ा रहेगा, या मतलब छोटे छोटे जीव जंतु पड़े रहेंगे, वहाँ थप्पी लगती जाएगी, फिर उसके बाद पत्तियों की थप्पी लगेगी, वो फिर ऐसा हो जाएगा, इतना तो हमारा कहीं जंगल में आना जाना मुश्किल हो जाएगा, होगा ना, नहीं सड़ेगी तो। या फिर जलाओ उसको, तो जलाने से क्या होता है मालूम है ना आपको? वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। और ये कब तक करेंगे भाई? और फिर मिट्टी कहाँ से बनेगी? तो कुल मिला कि जब मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर गया तो क्या पक्षी गया बोले मिट्टी में, मिट्टी से फिर मिट्टी में फिर चालू हो गया, वहाँ बताया था ना मैंने। तो वो सड़ेगा तभी तो होगा। टाइगर भी अगर ऐसे ही कर, टाइगर भी मरेगा तो तभी तो सड़ेगा वो, इससे, है ना। तो कोई भी जीव जंतु हो या अच्छा, उसके साथ ये सड़ने की प्रक्रिया, और जो दीमक जो है उसको दीमक भी खाता है, तो पचा लेती, इसको खाता है दीमक, वो सड़ाता नहीं है, लेकिन दीमक भी बहुत बड़ा मतलब जो है वो ये पेड़ पौधों और पत्तियों को खा लेता है वो, और उसके बाद में जब विष्ठा करता है तो वो सब पूरी जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनती है, ठीक है ना। तो दीमक भी सड़ाता भले ही नहीं है, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय करने में, है ना, उपयोगी बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। वो भी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, किसकी? दीमक वाली। बहुत ज़्यादा दीमक भी मददगार है। काय में? मिट्टी बनाने में, ये दोनों, ये तो मिट्टी अगर नहीं बनेगी तो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मिट्टी बनाने वाले केवल और केवल नहीं, वो है वो मतलब केवल और केवल सड़ने वाली प्रक्रिया, है ना। फिर पत्ती रहेगी तो क्या बना, है ना। तो पत्ती भी जरूरी है, सड़ने वाली भी, सड़ने वाली जो जंतु है ना, ये भी बहुत ही जरूरी है। कुल कितने प्रकार की होती है दुनिया में? और बहुत 10 मिला रही है।
नहीं, यहाँ वहाँ बैठो, मैं बोल रहा हूँ आपका ध्यान उधर जा रहा है। मैं देख रहा था इसलिए आपको बोल रहा हूँ, गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान कहीं और नहीं भटकाओ, ध्यान इधर लगाओ। 2 घंटे का समय है और 1 घंटा दूसरे ठीक है। चलिए, मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4। और बड़ा 5। कौन सी होती बताओ? 5 बताओ। फिर ऐसे कैसे बढ़ा दो? जब तक जानकारी नहीं थी तो बाहर चल जा रहे हो भाई। 6 प्रकार की बताओ। 6 प्रकार। देखो, जब कोई सीरियस बात हो, गंभीर मामला हो, तो मजाक नहीं। जब आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ कि और बढ़ाओ, तो बढ़ाओ तो मतलब थोड़ी कि तुम पढ़ाते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? अगर मालूम है कि कौन सी जानकारी है तो बताओ, और नहीं तो नहीं बताओ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आपने बताया। मधुमक्खियाँ पूरी दुनिया में 20,000 उसकी प्रजातियाँ। कितनी? 20,000। और केवल 5 प्रजातियाँ ऐसी होती है जो शहद बनाती है। ठीक है, ये जो मैं मधुमक्खियों के बारे में जो बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनना बेटे। मैंने 8-10 साल पहले पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, किसी पेपर में पढ़ा कि जिस दिन दुनिया से मधुमक्खियाँ खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उस दिन दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो उस समय मैं सोचा कि पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वैज्ञानिक कह रहे पेपर में आया तो सही तो होगा, लेकिन कहीं किसी से सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों है ना। कोई ज्ञानवान रहता तो उसको सवाल करना चाहिए, ऐसा नहीं किया मैंने। हमको कभी भी अगर मान लो कोई चीज़ हमारी जानकारी में आती है तो हमको उससे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है ना। तो अब देखिए आप, ऐसा क्यों उन्होंने कहा था, और ये बिल्कुल सत्य है। मधुमक्खियाँ 5 प्रजातियाँ हैं मधुमक्खी की जो शहद बनाती हैं, और जो 20,000 प्रजातियाँ हैं वो भी वही काम करती है। वो पराग लेती है, लेकिन वो शहद बनाती जरूर है, लेकिन अपना उपयोग करती है, वो इकट्ठा नहीं कर पाती है ना। तो वो इकट्ठा नहीं कर पाती, वो अपने मतलब बच्चों के लिए जो भी भोजन उनका हो जाता है। ठीक है, तो 20,000 प्रजातियाँ भी वही काम करती है जो ये काम। आगे बता रहा हूँ मैं क्या। तो ये 5 प्रजातियों में सबसे पहले जो शहद बनाने वाली प्रजातियाँ हैं, सबसे पहले तो आगिया हो गया, जो बड़े पेड़ों पर लगती है, और या पहाड़ियों पर लगती है, जो सीधी करार रहती है उसको, जैसे घोघरा हुआ है ना, या बड़े टावर वगैरह पे लग जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लगती है। पहले स्टेट में लगा करती थी, छिंदवाड़ा में, है ना। एक तो वो होगी आगिया, बड़ी मक्खी होती है, उसको निकालने वाले एक्सपर्ट निकाला करते हैं, एक्सपर्ट निकालते हैं उसको, है ना। उनको कोई अनजान या मतलब जो जानता नहीं है ऐसा व्यक्ति नहीं निकालता। ठीक है ना, क्योंकि वो काटती है तो अगर झुंड का झुंड काट दे तो उससे मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, है ना। तो दूसरे नंबर की आती है सतपुड़िया। सतपुड़िया रहती है पोले वाले झाड़ों पे या फिर ज़मीन के अंदर, है ना। वो उसमें 7 पोले होते हैं, लेकिन अगर जगह मिल गई उसकी तो 14-15 पोले कितने ही बना लीजिए, है ना। उसमें भी अच्छा खासा शहद निकलता है। जो आगिया है उसमें हमारे यहाँ पर तो लगभग एक नॉर्मल सामान्य रूप से 5 किलो के लगभग शहद निकलता है, 3 से 5, 6, 8, है ना। लेकिन अगर वो बहुत बड़ी हो गई तो उसमें 20 किलो तक चला जाता है। और जो हिमालय में पाई जाने वाली ऐसी कुछ आगिया है उनमें 7-7 किलो तक चला जाता है, इसके बड़े कम कई कम। उसके बाद में मैंने बताया आपको क्या सतपुड़िया में भी 5, 6, 8, 10 किलो तक के शहद, उसमें 12 किलो तक के शहद निकलता है। उसका भी शहद बहुत अच्छा होता है। उसकी मक्खियाँ छोटी होती है, मतलब उससे आगे छोटी होती है, और वो काटती है तो थोड़ा सा खींचता है ज़्यादा। इसलिए मैंने मतलब मैं अकेले नहीं, हमारे दोस्त कई 2-3 दोस्तों ने मिलकर निकाले और एक भी बहुत बार निकाले। ठीक है, दूसरा उसके बाद आता है नंबर मुहूर्त।
मोरस होती है ना जो पहले हमारे यहाँ बाड़ियों में लगा करती थी, लेकिन अब दिखती है क्या, तो उसका कारण नहीं पता, जंगल में बड़ी मुश्किल से। तो मधुमक्खियों में क्या होता है कि मक्खी छोटी होती है, वो भी काटती है तो ज़्यादा कुछ असर नहीं करता, थोड़ी देर मतलब होता है 1-2 घंटे बराबर। और वो मधुमक्खी उसमें लगभग आधा किलो 1 किलो बड़ी होगी तो आधा किलो 1 किलो शहद निकलता है। उसके बाद एक बड़ी कोठी होती है, बड़ी कोठी है ना। तो कोठी कहाँ होती है, जो कोले वृक्ष रहते हैं ना, जंगल वालों को मालूम होना चाहिए, कोले वृक्ष रहते हैं ना उनमें रहती, छोटी छोटी भिन्न बनाती है वो कोले वृक्ष में रहती है। और वो जितना पोला रहता है उतने लंबाई में रहती है ना, वो लंबाई में रहती है। अब क्या करती है वो कि जितनी लंबाई में रहती है ना तो उतना बड़ा वो उसमें कंधा रहता है, तो उसमें लीटर 2 लीटर 3 लीटर शहद निकलता है। और वो शहद मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं बहुत सही नहीं हो सकता, लेकिन वो शहद 20,000 रुपये किलो तक बिकता है। सबसे अच्छा शहद कौन सा होता है, बड़ी कोठी का। बड़ी कोठी हमारे यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद होती है कुंतल कोठी, छोटी कोठी। तो मैंने क्या बताया, मैंने मोहरस भी निकाला हूँ, मैंने सतपुड़िया भी निकाला हूँ, और ये छोटी वाली जो कोठी होती है ना उसको भी। छोटी वाली कोठी में 50-100 ग्राम शहद होता है, उसका खट्टा मीठा शहद टेस्ट होता है। तो वो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं पर ही ऐसे खेल में निकाल लिए और खा लिए, वो बाकी उसका कोई ऐसा दवाई भी बहुत अच्छा शहद है वो, लेकिन ऐसा कोई खट्टा नहीं करता, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। इनमें आपने मतलब कोई भी चींटी प्रजाति जो भी है, चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितली हैं, जितनी है, इनमें क्या होता है, इनका जो जीवन चक्र है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आई। इनका जो जीवन चक्र है, जो पहले मतलब जो पंखी वाली मक्खी है ना, चाहे तितली हो, वो अंडे देती है, फिर उससे क्या बनती है, लार्वा, इल्ली, फिर प्यूपा जिसका कोट थोड़ा मजबूत होता है, फिर उसके बाद एडल्ट यानी वयस्क, है ना, तो पंखी वाली निकल जाए, चाहे वो दीमक हो, चाहे सब में मतलब यही हो, है ना। तो मधुमक्खी में क्या होता है कि इनमें कार्य का विभाजन होता है। इसमें वर्कर अलग होती है, जो शहद लेने जाती है, काम करने वाली, फिर यहाँ जो बनाने वाली अलग रहती है, वो जो बनाती है ना, खंडा बनाती है, उसमें मोम टाइप का रहता है, छेद रहते हैं, वो अलग। तो ये सब कार्य का विभाजन रहता है, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से चाहे वो दीमक हो, दीमक में भी वर्कर होते हैं, सिपाही होते हैं, सुरक्षा करने वाले होते हैं, है ना। रानी मक्खी होती है बहुत बड़ी, वो मतलब जो है कितना एक साल में पता नहीं लाखों अंडे और दीमक उससे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, उनके कम उड़ाते हैं, जितनी चीटियाँ हैं सब, है ना। अब ये मैं मधुमक्खियों की बात अभी किया, ये मधुमक्खियाँ और हमारे जितने भी कीट हैं, मधुमक्खियाँ हमारी बाड़ी में नहीं रह गई, हमारे जंगलों में भी बहुत कम हो गई, चाहे वो आगिया हो, चाहे मोरस, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बहुत कम है। तो ये आखिरकार क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्यों कम हो गई, बहुत जल्दी बोलो, मधुमक्खियाँ क्यों कम हुई? वो छोटा कारण है, वो भी एक कारण है लेकिन छोटा है। इंसानों ने क्या कर दिया, निकाल लेते तो भाग जाती, दूसरी जगह लग जाती। जल्दी बताओ, देखो आप लोग रहते, मैं नहीं खाता, है ना। मैं पाताल कोट गया था, पाताल कोट वाले जो है, जो लोग हैं पिछड़े हुए माने जाते हैं ना, वहाँ के लोगों से मैंने पूछा था, उनने बता दिया था बिल्कुल एक सड़ाक से जवाब दिया था। मतलब छात्र नहीं थे वो, बुजुर्ग लोग थे, बोले कि साहब वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ना, बोले तो डालते हैं फसलों में, उसके कारण मर रही है। बिल्कुल 101% सही। जो कीटनाशक और सफाया वगैरह का प्रयोग अपन करते हैं नहीं अपन फसलों पर, वो उसको पराग लेने के लिए आती है वो और मर जाती है ना। अब उनके मरने से ये तो हो गई बात कि कैसे कम हो रही है। अब उनके मरने से अच्छा, उसके अलावा हम गाय के लिए कीटनाशक और डालते हैं, जो कीड़े इल्ली वगैरह होती है। इल्ली भी कौन है, इल्ली भी क्या है, वो भी तितलियों का या और किसी भी कीट का वो एक मतलब जो है वो अंडे के बाद इल्ली आती है ना, वही रूप है, ठीक है ना।
तो इल्लियों को मारने के लिए कीटनाशक डालते हैं। ये इल्लियों का तो खैर रोल मतलब ये है कि एडल्ट में लाना, पंखी वाली बात, मारते हैं हम उनको, लेकिन मर तो सब रही है ना। तो कीट भी कम हो गए और मधुमक्खियाँ बिल्कुल कम हो गई और कीट भी। कि इनका काम क्या है, कोई बताएगा? कीट से क्या फ़ायदा है उनको, कीटों से और मधुमक्खी से क्या फ़ायदा है? मधुमक्खियाँ शहद देती है, मैं बता देता हूँ, बाकी और बोलो, जल्दी बोलो यार, जल्दी से बोलो। सबको मालूम है यार, सबको मालूम है, लेकिन बोलने में क्या मालूम, क्या जुबान में ताला लग जाता है। अरे परागण कौन करता है? परागण, पॉलिनेशन। फिर क्यों नहीं बोल रहे भाई? पॉलिनेशन, परागण। देखिए दुनिया में जितनी वनस्पतियां पाई जाती है, जितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से 75% का परागण कौन करता है? कीट करते हैं। और कीट में आपके मधुमक्खियां भी है। मधुमक्खियां जो रहती है ना, वो 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के दायरे में वो घूमती है। तितलियां भी कुछ ऐसी होती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। तो अब वो जहाँ रहती है तो उससे गई 10 किलोमीटर तक के, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई खेत मिल जाता है, वहाँ पर वो फूल पे बैठी जाती है, इसलिए वो तो नष्ट हो रही है। और कीटों को तो हम सीधे ही नष्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ही डाल रहे हैं। कीटों के बिना परागण संभव नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारा परागण कैसे होता है? हवा से भी होता है, लेकिन सबका नहीं होता, सभी पेड़ पौधे, ठीक है। तो कीटों से अब प्रकृति ने जो बनाया, ईश्वर ने जो बनाया कि जब कीट ज़्यादा होंगे तो जब वो अति करेंगे तो उसके लिए कौन है? कीटनाशक का तो नाम नहीं बदलते ना। कीटनाशक तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है हमारे को, बहुत ज़्यादा तो मार भी रहा है। वो सबको, हम जो खाना खा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं ना सब्जियों की, पूरा जहर जा रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोलो। कीट क्या बनाए हैं ऊपर वाले ने, ईश्वर ने क्या बनाया है? कीट जब ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं ना, पर यार किसी की अति जो प्रकृति जो है या ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता, तो कीटों की अति के लिए क्या बनाया? क्या? पक्षी, बिल्कुल सही। पक्षी जो बनाए गए हैं वो कीटों की अति, जो कीटों खाते हैं, तो वो ही एक मतलब जो है एक बात। और बाकी देखिए कीटनाशक इतना ज़्यादा हानिकारक है कि जो हम लोग, जो मैंने बताया था आपको कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है ना, उसी कारण से। तो एक ना एक दिन